एरिथमेटिक फॉर बैंक पीओ एग्जामिनेशन। तो ये जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 10 और ये बैंक के पीओ लेवल के क्वेश्चन होंगे और पीओ में प्री लेवल के क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एवरेज और एज बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि 5 साल पहले जो है 5 साल बाद ए बी और सी का जो एज है वो एवरेज एज 20 साल हो जाएगा। तो अगर एवरेज एज 20 साल है यहाँ पर, तो ए बी और सी का प्रेजेंट एज जो है कितना हो जाएगा। उससे पहले हम 5 साल बाद जो टोटल एज होगा इन तीनों का वो कितना हो जाएगा, 20 23 60। एवरेज दिया और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें उसका सम मिलेगा। 5 साल बाद का एज है ये, यानी 60, तीनों का सम। तो तीनों के एज में से 5 साल माइनस करना पड़ेगा हमें, तो प्रेजेंट एज का सम निकल जाएगा। यानी 60 में से हमें 5 प्लस 10 और 5 15, तो 15 माइनस करेंगे, यानी ए बी और सी का प्रेजेंट एज का सम कितना हो जाएगा, 45 साल। आगे कह रहा है क्या है कि बी सी और डी का जो एवरेज एज था 3 साल पहले वो 33 ईयर था। तो 3 साल पहले एज का सम कितना हो जाएगा, टोटल 99। लेकिन प्रेजेंट एज का सम अगर हमें चाहिए तो 3 साल तीनों के एज में ऐड करना पड़ेगा, यानी 9 साल ऐड करना पड़ेगा। तो 99 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 108। और कहा क्वेश्चन में कि प्रेजेंट एज ऑफ ए और डी का जो है उसका सम कितना है, 83 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस डी इज इक्वल टू 83 ईयर्स। तो कहा कि डी का एज बताइए 5 साल पहले जो है डी का एज कितना होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं यहाँ पर, तो बी प्लस सी और बी प्लस सी यहाँ दिख रहा है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ सम ऑफ एज ऑफ बी एंड सी और ए और डी। तो इन दोनों इक्वेशन को हम अगर ऐड करते हैं यहाँ पर, तो हमें मिलेगा ए और डी, ए यहाँ से और डी यहाँ पर है, और 2 टाइम्स ऑफ एज ऑफ बी और सी का सम लिख सकते हैं यहाँ पर। इसका वैल्यू क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 105 और 108 और 108 में 45 ऐड करेंगे, 153 हो गया यहाँ पे। अच्छा, ए और डी का जो प्रेजेंट है उसका सम कितना दिया, 83। तो अगर 83 यहाँ रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 153 माइनस 83, यानी 3 में से 3 गया 0, 15 में से हट गया 7, 2 से काटेंगे इसको तो ये 35 हो जाएगा। यानी बी और सी का जो एज है उसका सम कितना हो गया, 35। तो क्या हम यहाँ से ए का एज नहीं निकाल सकते हैं, 45 माइनस 35 यानी ए का एज कितना, प्रेजेंट एज 10 साल हो गया। और यहाँ से डी का एज निकाल सकते हैं, 83 में से 10 माइनस करेंगे 73। बट हमें बताना है डी का एज 5 ईयर्स पहले, 5 ईयर्स एगो। तो 73 माइनस 5 करेंगे तो 68 हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, 68 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। कह कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइट है वो 8 फुट 10 सेंटीमीटर है और उसका बेस उससे 50% कम है, यानी कि क्या हो जाएगा, हाइट से 50% कम होगा बेस, तो बेस उसका आधा हो जाएगा, यानी बेस कितना हो जाएगा, हाइट, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका हाइट जो है सो दे दिया है, यानी परपेंडिकुलर दिया हुआ है 8√10 सेंटीमीटर, और बेस कह रहा है कि इसका 50% यानी 4√10 सेंटीमीटर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे क्या, हाइट एंड रेडियस ऑफ अ सिलेंडर। अब बात कर रहा है ये सिलेंडर का, तो ये है सिलेंडर, इसका अपना क्या होता है, हाइट होगा ये, और ये बेस है सर्कुलर होता है तो इसका रेडियस। तो कह रहा है हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस होना चाहिए यहाँ पे, हाँ, ऑफ द सिलेंडर आर सेम एज द हाइट एंड बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब जो ये जो हाइट दिख रहा है सिलेंडर का वो कितना है, 8√10 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वो कितना है, 4√10 सेंटीमीटर, बेस का रेडियस। तो कहा कि बताइए कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2πRH। तो 2, बट क्वेश्चन में कहा कि पाई है जो इसे कितना लेना है, हमें 3 लेना है। तो 2 × 3, आर के जगह पर क्या पुट करेंगे, 4√10, और एच के जगह पर 8√10। अब देखिए √10 को √10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। एक ही नंबर जो रूट में अगर होता है मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, रूट हट जाता है, क्योंकि पावर 1/2 ऐड हो जाएगा। 8 से 32 और 3 दूना 6 और ये 10 है, तो 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, नहीं 6 दूना 12, 6 18 19,
और ये 10 के कारण 0 देंगे तो 1920 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो क्या हो जाएगा हमारा, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन है। करें कि बोट ए जो है वो 7 घंटा में 105 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है अप स्ट्रीम स्पीड से। अप स्ट्रीम स्पीड होगा तो यहाँ से हम अप स्ट्रीम स्पीड को यू मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 105 किलोमीटर कवर करता है और कितने देर में, 7 घंटा में। तो यहाँ से स्पीड निकाल लेंगे 105/7 यानी स्पीड बटा डिस्टेंस बाई टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड 15/7 होता है। तो अप स्ट्रीम स्पीड यानी अगेंस्ट द करंट जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो बोट ए जा रहे हैं। यहाँ पे करा क्या कि बोट ए का जो स्पीड है इन स्टिल वाटर, अगर स्टिल वाटर में बोट ए का स्पीड या बोट ए का स्पीड दोनों बात सेम यहाँ पे इज 6 टाइम्स द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो अगर स्ट्रीम का स्पीड अगर हम STR से डिनोट करते हैं यहाँ पे, और ये बोट ए का स्पीड जो है अपना, अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा, 6 होगा क्वेश्चन के अनुसार। तो अब देखिए यहाँ पे बोट का स्पीड 6 है और स्ट्रीम का स्पीड अगर 1 यूनिट है, तो हम अप स्ट्रीम स्पीड कैसे निकालते हैं, बोट का स्पीड और माइनस करंट का स्पीड या स्ट्रीम जो होता है उसका स्पीड, क्योंकि अगेंस्ट द करंट जाएगा तो बोट को अपोज करेगा यहाँ पर स्ट्रीम, तो स्पीड जो है घट जाएगा। तो 6 में से 1 घटाएंगे यानी 5, तो 5x का ही वैल्यू तो 15 आया है और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3। तो बोट का अपना स्पीड क्या हो जाएगा, 34/18 और स्ट्रीम का स्पीड यानी 3 किलोमीटर पर आवर। अब आगे क्या कहा कि एक दूसरा बोट बी है जिसका स्टिल वाटर में जो स्पीड है, शांत जल में जो स्पीड है, या बोट बी का ही जो स्पीड है वो कह रहा है इज सेम एज द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट ए। तो पहली बात बोट ए का अपना खुद का स्पीड क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम से जाएगा तो क्या होगा, 3 किलोमीटर और बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या स्ट्रीम का स्पीड। तो 18 और 3 21 किलोमीटर पर आवर जो है बोट ए का डाउन स्ट्रीम स्पीड है। बट बोट बी का ये क्या है, उसका स्पीड जो है वो स्टिल वाटर में स्पीड है वो। अब यहाँ पे क्या, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट बी टू कवर 140 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन मिनट्स। अच्छा, बोट बी का अपना स्पीड 21 किलोमीटर पर आवर, करंट का स्पीड हमें पता है, तो अब इसका डाउन स्ट्रीम स्पीड का कितना हो जाएगा, 21 + 3 यानी 24 किलोमीटर पर आवर। कितना डिस्टेंस कवर करना है इसको, 140, पूरा कितना देर में कवर करेगा, मिनट में बताओ। तो 140/24 मिनट में कन्वर्ट करना होगा तो 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू हमारा क्या होगा, आवर में देगा। चलिए 5 से काटेंगे, इसको 4 से काटेंगे तो 35 होगा, 140 और 4 से 6 से 10 बार में कट जाएगा, 35 × 10 कितना हो जाएगा, 350। तो मिनट में जो क्या हो जाएगा टाइम, 350 मिनट में ये बोट भी क्या करेगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड से 140 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कह रहा है कि किसी एग्जामिनेशन में पी जो है 40% मार्क्स सिक्योर करता है, बट वो 40 मार्क्स से क्या होता है, फेल हो जाता है। यानी 40% मार्क्स लाने के बाद अगर वो 40 मार्क्स और लाता है तो पासिंग मार्क्स तो लेके आ जाता है। चलिए आगे कह रहा है क्या, वाइल इन द सेम एग्ज़ाम, इसी एग्ज़ाम में क्यू जो है वो 70% मार्क्स स्कोर करता है और जो कि क्या है 20 मार्क्स ज़्यादा है किससे, पासिंग मार्क्स। दोनों कंडीशन में हमें क्या मिला, 40% में अगर 40 ऐड कर तो पासिंग मार्क्स, और 70% में से अगर 20 माइनस कर दें तो पासिंग मार्क्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन पूछा क्या है कि मैक्सिमम मार्क्स कितना है, तो मैक्सिमम मार्क्स तो 100% होता है। अब देखिए 40 + 40% में 40% तो लाया है यहाँ पे, 40% + 40 बराबर क्या हो जाएगा, 70% लाया, लेकिन वो क्या है पासिंग मार्क्स से 20 ज़्यादा है, तो -20 कर देंगे। तो ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स, यानी मिनिमम मार्क्स जो है। तो अब क्या करेंगे, 70% यहाँ दिख रहा है और 40 यहाँ दिख रहा था, इसको इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा कितना 30%, और इस 20 को इधर भेजेंगे नंबर के साथ, परसेंटेज वैल्यू परसेंटेज के साथ। तो 40 और 20 कितना हो जाएगा 60। तो 30% का वैल्यू अगर 60 है तो 1% का वैल्यू कितना होगा 2, और टोटल मार्क्स यानी कितना हो जाएगा 100%। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है
मिक्सचर पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 8 लीटर ऑफ वाटर। सिर्फ वाटर के बारे में बताया, मिल्क कितना है नहीं बताया। तो मिल्क के अमाउंट को हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं ये क्या है, मिल्क इसमें x लीटर था, यहाँ पर बनाए स्पेस, हाँ मिल्क हो गया एंड वाटर, मिल्क x है लेकिन वाटर पहले से दे रखा है तो 8 लीटर मान लेते हैं, 8 लीटर दिया हो। करेक्ट, ऑन एडिंग 6 लीटर ऑफ वाटर, 6 लीटर पानी ऐड कर दिया जाता है और 5 लीटर मिल्क, तो x पहले था, 5 ऐड करेंगे तो x + 5 हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ मिल्क बिकम्स 75% ऑफ द न्यू मिक्सचर। इसका मतलब तो यही ना हुआ कि x + 5 क्या हो जाएगा, मिल्क हो गया, और 8 और 6 14 लीटर क्या है, पानी है। पूरे मिक्सचर का 75% क्या हो गया, मिल्क हो गया, तो बचा हुआ क्या है 25%। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो, जो वाटर और मिल्क का रेशियो 1:3 है, 3 मिल्क और वाटर का रेशियो 3:1 हो गया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x का वैल्यू यहाँ से तो निकाल ही सकते हैं, x + 5। अच्छा, x + 5 ही का तो वैल्यू हमें पता करना है यहाँ पे, तो क्योंकि टोटल वैल्यू यहाँ पे क्या है, फाइनल मिक्सचर में मिल्क का वैल्यू कितना है, तो x + 5 का वैल्यू कितना है, 14 × 3 यानी 42। क्योंकि हमें x का वैल्यू निकालने से कोई फायदा भी नहीं, फिर 37 + 5 करेंगे तो 42 ही आएगा। अच्छा देखिए, फाइनल मिक्सचर में क्या है, मिल्क हो गया 42 और वाटर कितना हो गया, 8 और 6 14। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो 14 से काटें, 14 कम 14 और 14 थे, एक और फिर देख लीजिए यहाँ पे x + 5 का जो वैल्यू है वो कितना आ गया हमारा, 42 आ गया। ये जो 42 है फाइनल मिक्सचर में मिल्क का अमाउंट हो गया, और 14 लीटर क्या है वाटर का। तो अब इस फाइनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, 14 कम 14 14 42, यानी 3 और 1 का। कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि जो फाइनल मिक्सचर में से 10 लीटर जो सो क्या किया गया, मिक्सचर रिमूव कर दिया गया। तो अगर मिक्सचर रिमूव करेंगे तो उसमें वाटर और मिल्क दोनों रिमूव होगा, लेकिन जब हम ये 10 लीटर मिक्सचर रिमूव करेंगे, इसमें भी जो वाटर होगा और मिल्क होगा उसका रेशियो कांस्टेंट सेम रहेगा, यानी 3:1 की रेशियो में क्या होगा यहाँ पर मिल्क। तो 3 और 1 4 यूनिट का वैल्यू अगर 10 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 से उसका 100 होता है, यानी 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। तो ये जो मिल्क का अमाउंट हम लिए हैं ये 3 यूनिट, ये 10 यूनिट 10 लीटर के साथ क्या हो गया, ये 25 से 75 यानी 7.5 लीटर मिल्क जो है यहाँ से बाहर निकल गया। तो 42 लीटर में से अगर 7.5 घटाई दिए तो 42 में से 7 घटाएंगे तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। और 35 में से भी हमें 0.5 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा, 34.5 लीटर। तो फाइनल मिक्सचर में जो हमारा जो मिल्क बचा हुआ है कितना हो जाएगा, 34.5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कह रहा है क्या कि अ पर्सन इन्वेस्टेड X रुपीज़ इन स्कीम P। तो P कोई स्कीम है, ठीक है ना, यहाँ पे जिसमें ये 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता है एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, और कितना इन्वेस्ट कर रहा है, X रुपये। अच्छा, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए साथ अगर 2 साल का जो इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाता है, 21 साल होता है। क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो पहले साल के लिए 10% तो लेगा ही, दूसरे साल पर 10% लेगा, किस पर, प्रिंसिपल पर, और साथ ही साथ क्या होता है, इंटरेस्ट जो होता है उस पर भी ये 10% का ले लेगा। तो 10% का 10% कितना हो जाएगा, 1%। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10 + 10 + 1 यानी 21%। आपको ये वैल्यू क्या करना है, याद ही रखना है, ताकि आप क्या करें, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा क्या करेंगे, प्रिंसिपल का 21% निकाल देंगे हम। पर्सन इन्वेस्ट तो X रुपये, अगर X रुपये इन्वेस्ट करता है 2 साल के लिए 10% के कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा उसका, ये हो जाएगा इंटरेस्ट जो है इस पर हो जाएगा उसको X इंटू, अभी बताया क्या 21% हो जाएगा, तो X का 21% हो जाएगा इंटरेस्ट C है, यानी स्कीम P में जो उसे मिला इंटरेस्ट X इंटू X या X का 21%। आगे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, X + 500 इन्वेस्ट करता है वो 12% सिंपल इंटरेस्ट के रेट्स। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल जो ब्याज या इंटरेस्ट होता है सेम होता है, यानी पहले साल भी 12%, दूसरे साल भी 12%। कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया यहाँ पे, 2 साल के लिए यहाँ पर। अच्छा ये हाँ, तो 12 दूना 24%, यानी X + 500 का
24% क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटरेस्ट आएगा। कह रहा है कि ये जो इफ द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम स्कीम क्यू, तो ये इंटरेस्ट जो है CI पर लगा स्कीम पी में और SI पर लगाता है स्कीम क्यू में। तो कह रहा है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम क्यू इज 150 मोर देन दैट ऑफ स्कीम पी। तो पी यहाँ पर है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पर क्या करें 0.21x लिख सकते हैं, और यहाँ पर अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.24x, और 500 से ये कट जाएगा, 00 से 00, 24 पंचे 120 लिख सकते हैं यहाँ पे। कह रहा है कि ये जो है स्कीम क्यू से जो ऑब्टेन हुआ इंटरेस्ट है वो पी से क्या है 150 ज़्यादा है। तो एक बार हम पी माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें 150 मिलेगा, यही ना कहना चाह रहा है वो। तो अगर 0.24 में से अगर 0.21 माइनस करते तो क्या बचा हमारे पास 0.03x, और 120 जो इधर प्लस में बैठा है तो उधर जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा, यानी 150 माइनस 120 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 0.03x बराबर अगर 30 है तो 3/100 इसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे। 3/100x लिखेंगे तो 3 से तो 10 पर कट जाएगा यहाँ पर, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000 आएगा यहाँ पर x का वैल्यू। अब हम यहाँ पे क्या कहा कि फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पर्सन इन बोथ द स्कीम। तो अगर x का वैल्यू x है तो पहले वाले स्कीम में क्या x इन्वेस्ट किया था यानी 1000, और दूसरी स्कीम में 1000 प्लस 500 इन्वेस्ट कर, क्योंकि x प्लस 500 है तो 1500 और 1000 कितना 2500। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, 2500 रुपये इन्वेस्ट किया दोनों स्कीम मिला करके। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, ये कह रहा है यहाँ पर, ये हमारे जो क्वेश्चन है सबसे पहली बात ये पार्टनरशिप पर बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है ए बी जो है सो बिजनेस से स्टार्ट करता है विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1300 एंड 1800, ठीक है। तो ए और बी जो है यहाँ पर ए है एंड बी है, ए 1300 इन्वेस्ट करता है और बी 1800 इन्वेस्ट करता है। कह रहा है कि आफ्टर 6 मंथ सी ज्वाइन द बिजनेस, 6 महीने के बाद यानी इन दोनों के स्टार्ट करने के 6 महीने के बाद बी जो है बिजनेस में शामिल होता है विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1400, सी शामिल होता है तो 1400 रुपया। इफ एट द एंड ऑफ 1 ईयर, मतलब ये दोनों 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और ये सी 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीने बाद ये शामिल होता है बिजनेस में। इफ एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट शेयर ऑफ सी इज 1400, सी का जो प्रॉफिट है वो कितना, प्रॉफिट में जो सी का हिस्सा कितना है 1400 है। अच्छा, बिजनेस में जो प्रॉफिट जो शेयर होता है वो क्या होता है इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट, अगर अलग अलग टाइम के लिए इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्टमेंट और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है उस रेशियो में क्या होता है ये डिवाइड हो जाता है। नहीं तो अगर टाइम सेम होगा तो ये 12 से 12 कट ही जाएगा यहाँ पर। अगर हम चाहते हैं एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन बनाना तो हम अगर रेशियो ही हमें ऑप्टेन करना तो पहले ही ये दोनों क्या करना पड़ता है हमें, हम चाहते तो कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए 6 यहाँ पर प्रेजेंट है, 6 से 2 बार में कट गया और 6 से 2 बार में कट गया, और कोई कटने वाला कि यहाँ पे 2 से कटेगा, 2 से 2 कम 2, 2 कम 2 और 2 7 14। अब नहीं कटने वाला है ऐसा कि तीनों जो है सो किसी का नहीं, ये रेशियो आ गया 13, 18 और 7। क्वेश्चन के अनुसार ये 7 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 14, यानी सी का हिस्सा कितना है 7, तो 7 यूनिट का वैल्यू अगर 14 है तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 दूना 14 यानी 200। तो कहा क्या कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी यहाँ पर दिख रहा है हमें, ए को 13 यूनिट मिल रहा है और बी को 18 यूनिट, 18 और 13 का यूनिट अंतर कितना है 5। एक का वैल्यू अगर 200 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 गुना 10 यानी 1000। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या होगा करेक्ट होगा, 1000 का अंतर होगा ए और बी के शेयर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है ये कह रहा है क्या कि पी और क्यू दोनों अगर साथ, पी एंड क्यू दो पाइप है, दोनों एक साथ मिल करके किसी टैंक का 1/4 पार्ट जो है उसे 1/2 यानी 1.5 घंटे में क्या करता है फिल कर देता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि 1/4 यानी 1/4 जो है सो वो 1 घंटा या 1.5 आवर में अगर फिल करता है ये, तो पूरा जो है यहाँ पर यहाँ से पी और क्यू की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं यहाँ से। उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर पी और क्यू टोटल ये 1/4 पार्ट अगर 1.5 घंटे में फिल करता है, 1/4 पार्ट जो है
उसको फिल करने में 1.4 आवर लगता है यहाँ पे। तो पूरा पार्ट यानी पूरा पोर्ट का मतलब क्या है, एक पूरा जो टैंक है यहाँ पे उसको फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये 4 इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 15 चौका 60, यानी 6 घंटे में जो है ये पूरा का पूरा टैंक क्या करेंगे यहाँ पे, ये भर देंगे यहाँ पे। तो पी और क्यू जो है दोनों मिल करके 6 घंटा में क्या करते हैं, पूरा जो टैंक फिल कर देता है। कह रहा है कि पाइप पी एंड आर टुगेदर कैन फिल 2/5 ऑफ द टैंक इन 3 पॉइंट। तो फिर यहाँ पर टोटल कितना अंतर में फिल करेगा वो निकालेंगे, कितना, पाइप पी और आर मिल करके 2/5 पार्ट जो है टैंक का वो 3.6 यानी 3.4 आवर में। तो यहाँ से 2 से काटेंगे इसको 1.8 हो जाएगा, 18 से क्या हो जाएगा 90, यानी 9.0 का मतलब 9 हो गया। यानी पी और आर जो है मिल करके उस टैंक को पूरा पार्ट क्या 9 घंटा में भरता है। क्वेश्चन दिया होता है 2/5 पार्ट सिर्फ, हम चाहते तो यहाँ से एफिशिएंसी 3.6 ये जो वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, आवर लगाता है 2/5 को फिल करने में। यहाँ पे 2/5 फिर बाई 3.6 लिखते हैं यहाँ पे, तो रेशियो निकल जाता। बट हम इसे थोड़ा आसान कर ले, टोटल वर्क निकाल करके यहाँ पर करें पी क्यू आर टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 4 होल। अच्छा, पी क्यू आर तीनों मिल करके पूरा टैंक भर सकता है 4.5 आवर में। तो पी क्यू आर 4 दूना 8 एक 9/2 लिख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए 6 और 9 का एलसीएम लेके क्या करेंगे हम, एलसीएम इसलिए ताकि हमारा जो सो क्या हो वैल्यू जो है या इसका जो एफिशिएंसी आसानी से निकल जाए। एफिशिएंसी यानी एक दिन का जो या एक पार्ट को फिल करने में लगा हुआ समय, नहीं लगा हुआ समय नहीं, यूनिट टाइम में जितना टाइम पार्ट फिल कर पाएगा वही क्या होता है एफिशिएंसी होता है। तो 6, 9 और 9/2 एलसीएम क्या ले लेंगे यहाँ पे 18 लेंगे तो काम चल जाएगा हमारा। यानी टोटल पार्ट यानी पूरा का पूरा पार्ट जो मान लेते हैं टैंक का जो है 18 पार्ट है हमें भरना है यहाँ पर। तो अगर पी और क्यू मिल करके 6 दिन में 18 पार्ट फिल करता है तो एक दिन में कितना फिल करेगा 3 पार्ट्स। तो पी और क्यू का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 3। फिर उसी तरह से पी और आर की बात करते हो 18 पार्ट को फिल करने में से 18 दिन लगते हैं, तो इन दोनों का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आते हैं पी क्यू आर में, तो पी क्यू आर तीनों मिलकर के 9/2 आवर लगाता है 18 पार्ट। मतलब क्या एफिशिएंसी क्या है, 1 घंटा में कितना फिल करेगा ये 18/9/2, 2 ऊपर चला जाएगा 9 दूना 18, यानी कि इसका एफिशिएंसी क्या हो गया 4। अब यहाँ पर समझना है कि क्वेश्चन पूछा क्या, देन इन हाउ मेनी आवर्स पाइप पी फिल हाफ ऑफ द टैंक। तो पहले हमें पाइप पी का एफिशिएंसी यानी 1 मिनट में या 1 घंटा, यहाँ आवर में टाइम दिया हुआ है, तो 1 घंटा में कितना फिल करेगा वो हमें बताना है, निकालना पड़ेगा। पी और क्यू का एफिशिएंसी 3 है, पी और आर का एफिशिएंसी कितना है, तो सबसे पहली बात पी क्यू आर का 4 है, तो यहाँ से हमें पी और क्यू का वैल्यू निकालना है। पी क्यू का एफिशिएंसी 3 है, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो आर का एफिशिएंसी कितना हो गया 1 हो गया। तो पी का एफिशिएंसी कहाँ से निकालेंगे, पी और आर जो है उसका एफिशिएंसी कितना है, ये है 1 है, समझ में आ रहा है। पी और आर का एफिशिएंसी 1 है तो 18। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि पी और आर मिलकर के 9 दिन में काम पूरा कर रहे हैं यहाँ पे ना, 9 दिन में पूरा टैंक फिल करता था, 18 पार्ट को 9 दिन में फिल करता था, 1 दिन में कितना फिल करेगा ये, यानी इसका एफिशिएंसी जो हो जाएगा पी और आर दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी वो 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या था, हमें पी क्यू आर का एफिशिएंसी पता है 4 है और पी और क्यू का एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो 4 में से अगर 3 घटाएंगे यहाँ पर तो बचेगा क्या 1, जो कि क्या होगा आर का एफिशिएंसी है। अब यहाँ पर आर का एफिशिएंसी अगर हम पुट कर देते हैं तो कितना बचेगा, पी प्लस आर का एफिशिएंसी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आर का एफिशिएंसी तो 1 यहाँ से निकल गया, तो पी का एफिशिएंसी क्या होगा, एफिशिएंसी 1 ही होगा। तो 1 की एफिशिएंसी से 18 पार्ट टैंक को कितना देर में भरेगा ये 18 घंटे लेगा भरने के लिए इसे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए इसका। हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पी जो है 1 की एफिशिएंसी से कितना 18 पार्ट जो टैंक है टोटल पार्ट मान लिया यहाँ पे, तो 1 की एफिशिएंसी यानी 1 घंटा में जो है क्या करेगा 1 पार्ट फिल करेगा सिर्फ, तो
तो 18 घंटा में 18 पार्ट फिल करने में 18 घंटा लगेगा। बट ऑप्शंस में हमें 18 तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ का स्टेटमेंट कह रहा है क्या, इन हाउ मेनी आवर्स पाइप पी फिल हाफ ऑफ द टैंक। तो पूरा टैंक 18 पार्ट भरना है हमें, तो 18 घंटा लगेगा, लेकिन आधा भरने में कितना लगेगा, 9 घंटे का टाइम लगेगा सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये कर रहा है कि 150 मिनट लंबा एक ट्रेन एक स्टैंडिंग मैन को, जो कि एक पर्सन है जो खड़ा है यहाँ पर, उसे 22.5 सेकंड में क्या करता है, यहाँ पे पार कर लेता है, क्रॉस कर लेता है, एंड ऑल्सो क्रॉसेज अ मैन वॉकिंग एट x km/h इन अपोजिट डायरेक्शन इन 20 सेकेंड्स। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी मैन का जो स्पीड है वो निकालना है हमें। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है, ट्रेन जो है 150 मीटर लंबी है, जो डिस्टेंस ये है इसका यहाँ पर, जब इस खड़े पर्सन जो खड़ा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे उसको जब पार करेगी तो अपना टोटल लेंथ जो है ट्रेन का, उसको क्या करेगी यहाँ पे पूरा कर उतना डिस्टेंस कवर करेगी। और ट्रेन का स्पीड मान लेते हैं 1 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में मानते हैं, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर क्या है, मीटर में सेकेंड में दिया हुआ 150/x यहाँ पे, और ये यही वैल्यू क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम देता था 22.5 सेकेंड। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर हम इसको 225/10 कर दें, 25 छक्का 150 होता है, 25 नमा 225, 3 से काटेंगे तो ये 3 बार में, और ये काटेंगे 2 बार में, तो x का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 20/3, x इज इक्वल टू 10 × 20, और ये 20/3 हो जाएगा x का वैल्यू, यानी ट्रेन का स्पीड जो है 20/3 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब क्या कर रहा है कि यही ट्रेन जो है, एक ऐसा पर्सन जो कि क्या है, ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है 1 km/h के स्पीड से, और 20 सेकंड में इसको पार कर लेता है, ट्रेन कर लेती है। तो लेंथ कितना कवर किया, टोटल है 150, बट रिलेटिव स्पीड यहाँ पर काम करता है जब ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन को भी जा रहे हैं यहाँ पे, तो उस केस में क्या होता है, दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है। तो 150 और ट्रेन का स्पीड 20/3 है, और इस अच्छा यहाँ इसका स्पीड कितना है, 1 km/h है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे 20/3 को अगर क्या करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 चौका 20 और 3 से 18, तो 24 हो जाएगा, 24 + x km/h है, इसे आवर ये मीटर पर सेकंड में 5/18 ऊपर चला जाएगा। और है कि इसमें कितना 20 सेकेंड का टाइम लग रहा है यहाँ पे। 5 से इसको काटेंगे, 30 बार में कटा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 9, तो 24 + x यहाँ गया 24/3 था। तो यहाँ पर जो है ये 9 × 3 कितना हो जाएगा, 9 × 27, और ये 24 + x नीचे बचा, इधर तो कुछ बचा हुआ नहीं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 24 + x। हमें x का ही वैल्यू तो पता करना था यहाँ पे, जो कि क्या है, km/h में स्पीड दिया गया है उस मैन का। तो 24 घटाएंगे अगर 27 में से, कितना हो गया 3, तो वैल्यू ऑफ x हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट नंबर 10 नंबर क्वेश्चन, रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट टू द जीन्स इज 4:3। तो ये शर्ट है यहाँ पर जीन्स, इसका कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:3, एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट इज 400 मोर देन दैट ऑफ जीन्स। तो ये CP दिया हुआ, CP का रेशियो, और SP जो है वो कह रहा है क्या कि शर्ट का सेलिंग प्राइस 400 ज़्यादा है किससे, जीन्स के सेलिंग, इफ़ द शर्ट सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। शर्ट जो है सो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 4x मान लेते हैं यहाँ पे, या अपनी सुविधा के लिए इसे हम यहाँ पे 40 और 30 मान लेते हैं। यहाँ पे 10% का प्रॉफिट माने मतलब कितना हो जाएगा, 4 रुपये प्रॉफिट होगा, इसे 44 में बेच रहा है, ठीक है।
एंड जीन्स सोल्ड 20% प्रॉफिट, जीन्स को 20% प्रॉफिट पे, 30 का 20% कितना हो जाएगा 6, यानी 36 रुपये में बेचेगा यहाँ पे। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, क्वेश्चन का आंसर 400, और रेशियो के अनुसार कितना अंतर है यहाँ पे 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 400, 1 यूनिट का वैल्यू 8×40 यानी 50 हो गया। क्वेश्चन का है देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द जीन्स, तो जीन्स का 1 यूनिट का वैल्यू अगर 50 है तो 30 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 से 150, एक्स्ट्रा जीरो यहाँ पर है तो 1500 का हो जाएगा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ जीन्स।